गोवा के पास कार्गो शिप में लगी भीषण आग। कार्गो जहाज के अगले हिस्से में आग लगी है। भारतीय तटरक्षक बल ने आग पर काबू पाया। कई घंटे की मशक्कत के बाद आग बुझाई गई और गुजरात से श्रीलंका जा रहा था यह जहाज, लेकिन इसी दौरान यह दुर्घटना हो गई। गोवा से करीब 102 समुद्री मील दक्षिण पश्चिम में श्रीलंका के लिए रवाना हुआ यह कार्गो कंटेनर शिप शुक्रवार शाम आग का गोला बन गया। समुद्र के बीचों बीच धू धू कर जलते कार्गो शिप की सूचना मिलते ही भारतीय तटरक्षक बल के ISG जहाज ने मोर्चा संभाला और आग काबू करने की कोशिश शुरू हुई। मालवाहक जहाज पर मौजूद क्रू मेंबर्स को सुरक्षित निकाल लिया गया, लेकिन कंटेनर शिप पर आग से काफी तबाही हुई। बताया जा रहा है कि जहाज गुजरात के मुंद्रा से ज्वलनशील पदार्थ IMDG लेकर कोलंबो जा रहा था। राजीव सिंह हमारे संवाददाता हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। राजीव, क्या जानकारी मिल रही है? आग कैसे लगी और कितना समय लगा इसको कंट्रोल करने में? देखिए, आग एग्जैक्टली कैसे लगी उसको लेकर तो अभी कोई आधिकारिक तौर पर जानकारी नहीं दी गई है और कोस्ट गार्ड ने इस आग पर लगभग काबू पा लिया गया है। सबसे गनीमत यह है कि अभी तक आग को जिस तरह से बड़े पैमाने पर लगी थी कंटेनर में, और चूंकि कंटेनर में जिस तरह की सामग्री मौजूद थी उससे आग भड़कने की आशंका थी, लेकिन समय पर पहुंचकर कोस्ट गार्ड की टीम ने इस आग पर काबू पाया। ये कह सकते हैं कि एक कहीं ना कहीं जो क्रू मेंबर था उनके लिए भी जो है एक अच्छा रहा, क्योंकि 102 नॉटिकल मील पर ये वेसल मौजूद था। ऐसे में वहां तक रात पहुंचना और समय रहते इस पर काबू पाना ये आसान नहीं था, और कोस्ट गार्ड ने इसीलिए जो अपना एयरक्राफ्ट डॉर्नियर है उसको भी वहां पर भेजा था। साथ साथ में उन्होंने फायर फाइटिंग की जो टीम भेजी थी, उन्होंने समय पर पहुंचकर जो वेसल पर आग लगी थी उस पर काबू पाया है। शुक्रिया राजीव आपका इस अपडेट के लिए। गुजरात से खबर है। गुजरात के देवभूमि द्वारका में जमकर बारिश हुई है, जिसकी वजह से कई नदियां उफान पर हैं। कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात हैं। तस्वीरों से द्वारका में जल तांडव की गंभीरता का अंदाजा लगाया जा सकता है। सड़कों पर पानी ने डेरा जमा लिया है। कई जगहों पर जल भराव से आम लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वहीं कई नदियां उफान पर हैं, जिसकी वजह से कई इलाकों में बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। मौसम विभाग ने गुजरात के कई जिलों में तेज बारिश की चेतावनी जारी की है, जिसको देखते हुए प्रशासन की तरफ से सतर्कता बरती जा रही है। और गुजरात के पोरबंदर में भी पिछले कई दिनों से काफी तेज बारिश हो रही है, जिसकी वजह से आम लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। सड़कों पर जल सैलाब नजर आ रहा है। गाड़ियां पानी में डूब चुकी हैं। हर तरफ जल भराव से जनजीवन अस्त व्यस्त नजर आ रहा है। दरअसल गुजरात के सौराष्ट्र में भारी बारिश के बाद पोरबंदर और जूनागढ़ जिलों के कई इलाके जलमग्न हो गए हैं। यहाँ पानी की बहुत परिस्थिति खराब है। घर में रह नहीं सकते, इतना घर में पानी घुस गया है। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे के लिए राज्य के 9 जिलों में रेड अलर्ट जारी किया है। इसमें सौराष्ट्र और दक्षिण गुजरात के कई जिले शामिल हैं। गुजरात के वडोदरा में बारिश के बाद आई दरार से एक स्कूल की दीवार गिर गई। इस हादसे में एक बच्चे को गंभीर चोट आई है। परिजनों ने स्कूल पर लापरवाही के आरोप लगाए। वडोदरा के वाघोड़िया इलाके में बना ये वही श्री नारायण स्कूल है, जहां बड़ा हादसा टल गया। 4 मंजिला स्कूल के पहले फ्लोर की एक दीवार अचानक गिर गई। हादसे में एक बच्चे को चोट आई, हालांकि वो अब ठीक है। आरोप है कि स्कूल की लापरवाही बड़े हादसे को जन्म दे सकती थी। गनीमत की जब दीवार गिरी, स्कूल में लंच ब्रेक का टाइम था। बच्चे अपनी क्लास में या फिर खुले मैदान में मौजूद थे। अभी भी आप देख सकते हैं काफी पूरी बिल्डिंग पे बहुत सारी दरारें हैं। ये वो उसको छुपाने के लिए ये जो समर ब्रेक होता है उस टाइम पे कलर किया जा रहा है। आंध्र प्रदेश के कई इलाकों में पिछले कुछ दिनों से भारी बारिश हो रही है। भारी बारिश की वजह से आंध्र प्रदेश के कई इलाके जलमग्न हो गए हैं। लोगों की परेशानियां बढ़ गई। बाढ़ से बेहाल आंध्र प्रदेश के कई इलाकों से ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं। लोगों को परेशानी के बीच अपना जीवन यापन करना पड़ रहा है।
मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने बारिश से प्रभावित जिलों के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की और उन्हें मौसम विभाग से जानकारी लेकर बारिश व बाढ़ की स्थिति का अनुमान लगाने का निर्देश दिया ताकि लोगों को सतर्क किया जा सके और जानमाल के नुकसान को रोका जा सके। दरअसल पिछले कई दिनों से आंध्र प्रदेश में भारी बारिश हो रही है, जिसकी वजह से कई नदियां उफान पर हैं। पश्चिम बंगाल बीजेपी के नेता शुभेंदु अधिकारी का एक वीडियो सामने आया है जिसमें वो तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को चप्पल दिखाते नजर आ रहे हैं। क्या है पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट। शुभेंदु अधिकारी बीजेपी कार्यकर्ताओं से मिलने नदिया जिले के गंगापुर पहुंचे थे। उन्हें देखकर टीएमसी कार्यकर्ता जय बांग्ला और चोर चोर के नारे लगाने लगे, जिसके बाद शुभेंदु अधिकारी भड़क गए और टीएमसी कार्यकर्ताओं को चप्पल दिखाने लगे। शुभेंदु अधिकारी के वीडियो को सोशल मीडिया पर शेयर करते हुए लिखा, इसका क्या मतलब है, ये तो सर्वनाश है। वहीं राजस्थान की पूर्व सीएम वसुंधरा राजे स्कूटी पर सवार होकर अचानक झालावाड़ पहुंची। स्कूटी से पूरे इलाके का दौरा किया। स्कूटी पर ही बैठकर लोगों की शिकायतें भी सुनी। लोगों की शिकायत सुनने के बाद वसुंधरा राजे ने पुलिस वालों को परेशानियों को तुरंत सुलझाने का आदेश दिया। प्राइवेट बस स्टैंड पूरा बस स्टैंड के रोड पे आता है, बच्चों को वसूली करते हैं लोग बात और बस वो खड़ा रखते हैं। मैंने 1000 बार शिकायत कर दी, लिखित में दे दी। मैं अब 15 दिन में वापस आपसे मैंने कहा है। वसुंधरा राजे कई कॉलोनी में गई, गंदगी को देखकर अधिकारियों पर भड़क गई। अधिकारियों को साफ सफाई के निर्देश दिए। और असम में मुस्लिम आबादी को लेकर सीएम हेमंता का बड़ा दावा, 2041 तक मुस्लिम बहुसंख्यक राज्य बनेगा असम। हेमंता विश्व शर्मा ने कहा, असम में हर 10 वर्ष में मुस्लिमों की आबादी 22 लाख बढ़ रही है। हेमंता ने कहा कि 2011 की जनगणना के अनुसार असम में मुस्लिम आबादी 1 करोड़ 7 लाख थी, जो कि राज्य की कुल जनसंख्या 3 करोड़ 12 लाख आबादी की 34.22% थी। लेकिन असम में मुस्लिमों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। अब यहाँ मुसलमान अब 40% हो गए हैं। सीएम हेमंता ने कहा, असम में हर 10 वर्ष में मुस्लिमों की आबादी 22 लाख बढ़ रही है। राज्य में 2011 से 2021 के बीच 22 लाख मुसलमान बढ़े हैं। इस हिसाब से 2021 से 2031 तक 22 लाख मुसलमान और बढ़ेंगे। 2031 से 2041 तक मुस्लिमों की आबादी में 22 लाख का और इजाफा होगा। ट्रेनी आईएएस पूजा खेड़कर के खिलाफ जालसाजी के आरोप में एफआईआर दर्ज हो गई है। एफआईआर दर्ज होने के बाद क्राइम ब्रांच ने आपराधिक मुकदमा चलाने की कार्रवाई शुरू की है। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने यूपीएससी की शिकायत पर पूजा खेड़कर के खिलाफ जालसाजी, धोखाधड़ी, आईटी और विकलांगता अधिनियम की धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज की है। आयोग ने सिविल सेवा परीक्षा 2022 के लिए उनकी उम्मीदवारी रद्द करने और भविष्य की परीक्षाओं में शामिल होने से रोकने के लिए कारण बताओ नोटिस भी जारी किया। यूपीएससी ने पूजा खेड़कर पर अपने माता पिता की गलत जानकारी देने के खिलाफ भी मामला दर्ज कराया है। और इस वक्त एक और बड़ी खबर, जम्मू क्षेत्र में जवानों की तैनाती बढ़ाई गई। सूत्रों के हवाले से जानकारी सामने आ रही है, आतंकी हमलों से निपटने के लिए ज्यादा जवानों की तैनाती की गई है। जम्मू क्षेत्र में सेना की नई ब्रिगेड तैनात की गई है। जम्मू क्षेत्र में सेना के करीब 4000 जवान तैनात किए गए हैं। 3 बटालियन और पैरा कमांडो को भी तैनात किया गया है। जम्मू रीजन में पिछले कुछ दिनों में आतंकी वारदात बढ़ गई है। आतंकी हमले में कई जवान भी शहीद हुए हैं, जिसके बाद आतंक पर करारा प्रहार के लिए सेना जम्मू रीजन में अतिरिक्त जवान तैनात करने का फैसला लिया है। सेना ने जम्मू क्षेत्र में आतंकियों से निपटने के लिए 4000 जवान तैनात किए हैं। जम्मू में 500 पैरा कमांडो को तैनात किया गया है। दरअसल जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान के 50-55 आतंकियों के छिपे होने की आशंका है। ये भारत में फिर से टेरर नेटवर्क एक्टिव करने के लिए घुसे हैं, जो नेस्तनाबूद करने के लिए भारतीय सेना पूरी तरह से तैयार है। आज झारखंड के दौरे पर जाएंगे अमित शाह। कार्यकर्ताओं के साथ चुनावी तैयारियों को लेकर चर्चा करेंगे। रांची में कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र भी देंगे। विधायकों और सांसदों के साथ भी बैठक होनी है।
अमित शाह आज झारखंड में विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी के अभियान का शंखनाद करेंगे। अमित शाह के दौरे को देखते हुए बीजेपी ने रांची में प्रदेश की कार्यसमिति की सभा बुलाई है, जिसमें वो मुख्य अतिथि के तौर पर संबोधित करेंगे। इस सभा में प्रदेश, जिला, मंडल स्तर की कार्यसमिति और पार्टी के अलग अलग मोर्चों के 26,000 से ज्यादा पदाधिकारी और सदस्य शामिल होंगे। दरअसल बीजेपी ने लोकसभा चुनाव परिणाम के तुरंत बाद ही राज्य में विधानसभा चुनाव की तैयारी को लेकर कार्यकर्ताओं में ऊर्जा भरने की मुहिम शुरू कर दी है। हरियाणा में आम आदमी पार्टी का चुनावी आगाज। हरियाणा के पंचकुला में सुनीता केजरीवाल की जनसभा। हरियाणा में आम आदमी पार्टी अकेले लड़ेगी चुनाव और हरियाणा में कांग्रेस से नहीं हुआ गठबंधन। हरियाणा के दंगल में आम आदमी पार्टी ताल ठोकने के लिए तैयार है। अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल आज पंचकुला में एक जनसभा को संबोधित करेंगी और केजरीवाल की गारंटी की घोषणा करेंगी। हरियाणा की सभी 90 सीटों पर आम आदमी पार्टी अकेले चुनाव लड़ेगी। पंजाब के सीएम भगवंत मान ने चंडीगढ़ में पीसी के दौरान अकेले चुनाव लड़ने की घोषणा की। सीएम मान ने कहा कि आप एक नेशनल पार्टी बन चुकी है। जब से आम आदमी पार्टी ने गुजरात में 14% वोट हासिल किए हैं, तब से आधिकारिक रूप से चुनाव आयोग ने आम आदमी पार्टी को नेशनल पार्टी बना दिया है। अब बारी हरियाणा की है। कांग्रेस महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुट गई है। चुनावी रणनीति को लेकर कल मुंबई में कांग्रेस कार्यकारिणी की बैठक हुई। कांग्रेस की बैठक में महाराष्ट्र में कानून व्यवस्था, किसानों के मुद्दा और बेरोजगारी के मुद्दे पर चर्चा हुई। इन सभी मुद्दों पर सरकार को घेरने की रणनीति पर भी चर्चा हुई। बैठक में सीट शेयरिंग को लेकर भी चर्चा हुई। हम लोग चाहेंगे कि मेरिट के आधार पर टिकट डिस्ट्रीब्यूशन हो और इसलिए जब सीट शेयरिंग का जो इशू होगा तब हमारा इशू ये नहीं रहेगा। हमारा इशू ये रहेगा कि कोई भी हालत में महाराष्ट्र से बीजेपी को सत्ता से बाहर करना। यूपी में कांवड़ वाले रूट पर सभी दुकानों, ढाबों और ठेले पर अपना नाम लिखना होगा। यूपी सरकार के नेम प्लेट वाले मॉडल पर राजनीतिक विवाद शुरू हो गया है, लेकिन इस फैसले को लेकर मुजफ्फरनगर के दुकानदार क्या सोचते हैं, विवेक शर्मा की ये ग्राउंड रिपोर्ट देखिए। सही फैसला है योगी सरकार का, अच्छी बात है। चाहे वो किसी का भी हो, हिंदू मुसलमान किसी का भी हो, अपने मालिक का नाम जरूर लिखेगा। जानबूझ का प्याज लहसुन खवा दे तो बोलेगी पूरी परिक्रमा सारी वेस्ट हो जाएगी। पीछे हमारा बोला आ रहा था 81 लीटर जल लेकर, एक मुस्लिम ने हिंदू को ढाबा खोल दिया, ठीक है, उसमें प्याज के पराठे खिला दिए, उसके मुंह से प्याज का पराठा निकला, ठीक है, मना करते हुए के बावजूद भी, ठीक है, उसके बाद उस बेचारे की कावड़ खंडित हो गई वहीं, ठीक है। हमारे योगी सरकार ने ये फैसला करके बहुत अच्छा किया है। वहीं इस फैसले को लेकर TV9 संवाददाता विवेक शर्मा ने कांवड़ियों से बात भी की है, उनका क्या कहना है सुनिए। बहुत अच्छी बात है कि कांवड़ यात्राओं पर इतना ध्यान किया जा रहा है और होना भी चाहिए और ना बने, इसी वजह से प्रशासन सख्त है और बहुत अच्छा कार्य है। 7 मुसलमान है, 8-9 हिंदू है। अच्छा। सब भाईचारों की तरह रहते हैं और सब सही है, ओके, कोई दिक्कत नहीं है। बस अपना प्रोपाइटर अपना नाम लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। SHO गाड़ी आई थी खतौली से, उन्होंने हमें बोला, हमने बदल दिया। हाँ, ताकि सामने वालों को पता रहे जैसे कि कावड़ चल रही है कि दुकान किसकी है, हिंदू की है या मुसलमान की। ऐसा ही है कि नुकसान का कारण। यूपी में कांवड़ यात्रा के दौरान रूट पर आने वाले वेंडर और दुकानदार को उनके नेम प्लेट लगाने को लेकर सियासी संग्राम मचा है। इस मुद्दे पर समाजवादी पार्टी के नेता पूरी तरह से बीजेपी पर हमलावर हैं। एक तरफ जहां कांवड़ यात्रा शुरू होने वाली है, वहीं दूसरी तरफ सरकारी फरमान जारी किया गया है, जिसमें कहा गया है कि कांवड़ यात्रा के दौरान रूट पर आने वाले दुकानदारों के लिए नेम प्लेट जरूरी होगा, जिसको लेकर सियासत तेज हो गई है। समाजवादी पार्टी की तरफ से कहा जा रहा है कि बीजेपी चुनाव में हार से डर गई है। ये जो भाजपा ने ये जो कांवड़ यात्रा का किया है, ये भी उनकी बौखलाहट है, क्योंकि अब वो किसी तरीके से वही डिवाइड एंड रूल वाली पॉलिटिक्स पे वापस जाना चाह रहे हैं। लेकिन जनता अब समझ चुकी है और जनता मुद्दों पर बात करेगी। यूपी सरकार के फैसले को बीजेपी के सहयोगियों ने भी विरोध किया है इस पर, और जेडीयू ने योगी सरकार से फैसला वापस लेने की अपील की है। मैं पिछले 50 साल से इन कांवड़ यात्राओं को देखता हूँ। इसमें ऊंचे पैमाने पर जो मुस्लिम आर्टिजन्स हैं वो कांवड़ तैयार करते हैं। फिर तो कांवड़ भी नहीं उठानी चाहिए जिसको मुस्लिम
कर्मचारी तैयार करते हैं। हमने अपने नेता को इस पर अवगत कराया है, अपनी हमारी पार्टी के नेतृत्व को हम लोगों ने अवगत कराया है कि उचित फोरम पर जहां भी जरूरत हो इस पर बात की जाएगी कि ये निर्णय जो है इसकी समीक्षा की जाए और इसे बदला जाए। दिल्ली में केदारनाथ धाम के नाम से मंदिर बनाने को लेकर उठे विवाद के बीच धामी सरकार के कड़े फैसले का संत समाज ने स्वागत किया। उत्तराखंड मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की कैबिनेट ने तय किया कि अब प्रदेश में किसी भी बड़े मंदिर या चारों धामों के नाम पर कोई ट्रस्ट नहीं बनाया जाएगा। अगर कोई संस्था या व्यक्ति ऐसा करता है तो उस पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। हमारे जो 4 धाम हैं, केदार, बद्री, गंगोत्री, यमुनोत्री, इनके संदर्भ में जो निर्णय पास हुआ है ये बहुत ही अत्यंत सराहनीय निर्णय है। जिस प्रकार से डुप्लीकेट मंदिर और संस्थाएं खड़ी करके लोगों को दिग्भ्रमित करने का प्रयास किया जा रहा है, उस प्रयास को यहाँ पर पूर्ण विराम लगा दिया है सरकार ने। नीट यूजी पेपर लीक मामले में सीबीआई को बड़ी कामयाबी मिली और सीबीआई ने पेपर लीक मामले में एक गिरफ्तारी की। पेपर लीक की जांच कर रही सीबीआई की टीम ने रांची रिम्स की एमबीबीएस की छात्रा को गिरफ्तार किया है। सुरभि कुमारी रांची रिम्स की एमबीबीएस फर्स्ट ईयर की छात्रा है। सीबीआई के मुताबिक रिम्स से गिरफ्तार छात्रा सॉल्वर गैंग का हिस्सा थी। प्रश्न पत्र हल करने वाले गैंग एक इंजीनियर के साथ मिलकर काम कर रहा था। सीबीआई ने 2 दिनों तक पूछताछ के बाद सुरभि कुमारी को गिरफ्तार कर लिया। सीबीआई की पूछताछ में सुरभि ने कबूल किया है कि वो सॉल्वर मॉड्यूल की 5वीं सदस्य थी। नीट यूजी परीक्षा के दिन हजारीबाग में मौजूद थी। वहीं नीट यूजी पेपर लीक मामले में गिरफ्तार 4 स्टूडेंट्स को पटना एम्स प्रशासन ने सस्पेंड कर दिया है। 30 सेकंड में देखिए रिपोर्ट। पटना एम्स के छात्र सॉल्वर गैंग में शामिल थे। एमबीबीएस के इन छात्रों को सीबीआई ने 3 दिन पहले गिरफ्तार किया था। सीबीआई ने इन छात्रों को कोर्ट में पेश किया। कोर्ट ने चारों छात्रों को 4 दिन की सीबीआई रिमांड पर भेज दिया। सीबीआई की कार्रवाई के बाद पटना एम्स ने कहा ये पेपर सॉल्व करने का काम करते थे। चारों छात्रों को सस्पेंड कर रहे हैं। जांच के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। पटना एम्स से गिरफ्तार छात्रों में से 3 3rd ईयर और 1 2nd ईयर का स्टूडेंट है। सावन में कांवड़ यात्रा को लेकर योगी सरकार के फैसले पर मचे बवाल के बीच जयपुर नगर निगम ने कड़ा फैसला लिया है। जयपुर में अब मीट की दुकानों पर झटका या हलाल लिखना होगा। जयपुर की मेयर ने बताया कि सावन और कांवड़ यात्रा रूट में अब मीट की दुकानों को बंद करने की योजना पर भी विचार चल रहा है। इसका उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ लोगों की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए है। मीट की दुकानों पर ये मैंडेटरी होगा लिखना कि वो झटका मीट बेच रहे हैं या हलाल बेच रहे हैं। तो नाम के साथ साथ में उनको झटका और हलाल का भी इंगित करना होगा, जिससे व्यक्तियों को पता रहे जो जिस प्रकार के मीट का प्रयोग करते हैं उनको स्पष्ट रहे कि यहाँ झटका मिलता है या इस शॉप पे हलाल मिलता है। समाजवादी पार्टी चीफ अखिलेश यादव के मॉनसून ऑफर पर यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने पलटवार किया है। मॉनसून ऑफर पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा मॉनसून ऑफर को 2027 में 47 पर जनता और कार्यकर्ता फिर समेटेंगे। एक डूबता जहाज और समाप्त होने वाला दल जिसका वर्तमान और भविष्य खतरे में है, वो मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख सकता है परंतु पूर्ण नहीं हो सकता। केशव प्रसाद मौर्य ने आगे कहा 2027 में 2017 दोहराएंगे, फिर कमल की सरकार बनाएंगे। केशव मौर्य ने अखिलेश यादव के उस ऑफर का जवाब दिया जिसमें अखिलेश यादव ने कहा था मॉनसून ऑफर है 100 लाओ सरकार बनाओ। दरभंगा में विकासशील इंसान पार्टी के अध्यक्ष मुकेश सैनी के पिता जीतन सैनी की हत्या के मामले में पुलिस ने 3 और लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि हत्या के पीछे कर्ज का लेन देन मुख्य वजह लग रही है। दरभंगा के एसएसपी जगुनाथ रेड्डी ने बताया कि गिरफ्तार किए गए तीनों आरोपियों के नाम मोहम्मद सितारे उर्फ छेदी, मोहम्मद आजाद और छोटे लहेरी है। पुलिस को शुरुआती जांच में पता चला है कि मृतक जीतन सैनी से इन तीनों से पैसे उधार लिए थे। एसएसपी ने बताया कि मृतक जीतन सैनी के घर से 38 शराब के पाउच बरामद हुए हैं। इसके अलावा जीतन सैनी के घर के पीछे से एक लाल रंग का संदूक मिला है। पुलिस घटना में इस्तेमाल किए गए हथियार की बरामदगी के लिए जाँच कर रही है। सीसीटीवी फुटेज, सीडीआर और दूसरे सबूतों की भी जाँच की जा रही है। बांग्लादेश में आरक्षण सुधार आंदोलन के नाम पर भड़की हिंसा अभी जारी है। हिंसा में अब तक 105 लोगों की मौत हो चुकी है। 2000 से ज्यादा लोग घायल हैं।
आरक्षण के खिलाफ लाखों युवा छात्र सड़कों पर उतरकर शेख हसीना सरकार के खिलाफ उग्र प्रदर्शन कर रहे हैं। पुलिस और छात्रों के बीच खूनी संघर्ष हो रहा है। उपद्रवी ने ढाका की कई इमारतों को आग लगा दी है। लाठी डंडे पत्थर लेकर घूम रहे प्रदर्शनकारी बसों और वाहनों को फूंक रहे हैं। पुलिस प्रदर्शनकारियों पर गोलियां चला रही है। हिंसक प्रदर्शनों के बीच इंटरनेट और मोबाइल सेवाएं बंद कर दी गई हैं। हिंसा में अभी तक 105 लोगों की मौत हो चुकी है। 2000 से ज्यादा लोग घायल हैं। एशिया कप में भारतीय महिला टीम ने शानदार आगाज करते हुए पाकिस्तान को चारों खाने चित कर दिया है। विमेंस एशिया कप में इंडिया ने पाकिस्तान को हराकर अपना पहला मैच शानदार तरीके से अपने नाम किया है। पाकिस्तान ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। भारतीय गेंदबाजों ने 108 रन पर पाकिस्तान को ऑल आउट कर दिया। पाकिस्तान की तरफ से सबसे ज्यादा 25 रन सिद्रा अमीन ने बनाए। दीप्ति शर्मा ने 3 विकेट लिए। रनचेज में इंडियन ओपनर शेफाली वर्मा और स्मृति मंधाना ने 85 रन की साझेदारी की। स्मृति ने 45 और शेफाली ने 40 रन की पारी खेली। पाकिस्तान की ओर से सईदा अरूब शाह ने 2 विकेट लिए। खबर वॉर जोन से, जहां आईडीएफ की एयर स्ट्राइक वहां पहुंची टीवी9 की टीम। लेबनान के मजदल सालेम और जुमैमेह में टीवी9 की टीम। मजदल सालेम में कल ही ढेर हुआ था हिजबुल्लाह कमांडर। द लेबनान के सबसे खतरनाक वॉर जोन से रिपोर्ट। इस समय टीवी9 भारतवर्ष की टीम आज पहुंची है मजदल सालेम में, मजगाइयों के इलाके में। मजदल सालेम वो इलाका है जहां सुबह देर रात तक करीबन अटैक किया गया था इजराइल द्वारा इस घर के ऊपर, जहां कहा गया कि हिजबुल्लाह के कमांडर उनके जो दूसरे लोग हैं या सिविलियंस हैं उनको टारगेट किया, उनके आम लोगों को मारा गया। यानी ये वो इलाका है जहां पर सबसे ज़्यादा इस समय कन्फ्रंटेशन चल रहा है और मैं इस समय यहीं मौजूद हूँ। देखिए, आप देखें कि अभी आपको कई चीज़ें यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूँगा कि वो आपको दिखाएं तस्वीरें कि कैसे इस पूरे इलाके में सिर्फ इसी घर को टारगेट किया गया।